हाथ में ये दो पत्थर हैं, अगर आप इनके प्रयासों से समझने का प्रयास करिए, ये दोनों पत्थर सेम समझिए इनको। अगर इस पत्थर को किसान बेच रहा है 10 रुपए में, इस पत्थर को दूसरी ओर अंबानी अडानी जैसे लोग बेच रहे हैं 8 रुपए में। अब किसान मजबूरी में आकर इस पत्थर का दाम 8 रुपए से घटाकर 7 रुपए कर देता है, ताकि लोग अंबानी अडानी के पास ना जाकर किसान के पास आकर किसान की फसल को खरीदें। जब किसान ने इस फसल का दाम 7 रुपए कर दिया तो अंबानी अडानी क्या करते हैं कि किसान से 7 रुपए में इस फसल को खरीद लेते हैं और ये दोनों फसल आ जाती हैं अंबानी और अडानी के हाथ में। किसान के हाथ में रहा बाबा जी का ठुल्लू। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मोहित शर्मा जी, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। संसद में किसान के ऊपर जो बिल लाया गया है वो पूरी दोनों सदन से पास होते ही जो बवाल मचा है, इस बिल को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो बिल की दृष्टि की आपने बात करी। हर एक व्यक्ति को इस बात से दुख और दर्द है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के किसानों को छोड़कर देश का हर एक किसान आज सड़क पे है। देश के किसान शासित प्रदेश कहे जाने वाले, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, दोनों जगह के ही किसान आज सड़क पे उतर चुके हैं और किसान की ओर बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता है। और दूसरी ओर मैं निशब्द हो जाता हूँ इस बात को लेकर कि जब भारत देश के संविधान के अंदर पहली बार कोई प्रस्ताव जो लाया जाता है, 5 जून को ये एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, जिसे बाद में अभी 2 दिन पहले उसको कानून बना दिया जाता है। पहली बार संसद के अंदर कोई एक ऐसा कानून लाया गया है जिसमें न सवाल और जवाब किए गए, न इसमें बताया गया कि क्या गलत है क्या ठीक है, और विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो इस पर कोई प्रश्न नहीं कर पाए और विदाउट वोटिंग इस कानून को प्रस्तावित कर दिया जाता है। क्या ये इस देश के अंदर संविधान का उल्लंघना नहीं है? क्या इस देश के अंदर ये कहीं ना कहीं अंग्रेज की औलादे, ये हिटलर के चेले, ये मुसोलिनी के वंशज कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक और तानाशाही का शासन कायम नहीं कर रहे? कि जिस तरीके से आपने देखा है कि कठपुतली का खेल नचाने वाले ऑडियंस तो बैठी रहती है, लेकिन जिस तरीके से कठपुतली नचाने वाला कठपुतली को नचाता है वैसे ही कठपुतली नाचती है। ठीक उसी प्रकार से संसद के अंदर ये कार्य किया गया कि सारे के सारे बाकी सारे सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को छोड़कर बाकी सारे सांसद मूक दर्शक बन के रह जाते हैं और एक बिल जो किसानों के अहित में होता है, उनके हित में ना होकर उनके अहित में होता है, उसको लेकर सरकार प्रस्तावित कर देती है। एक बात मुझे बताइए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देता है तो क्या देश की सरकार उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करेगी? ये बताइए आप। अगर देश की सरकार इस प्रस्ताव में यह भी ऐड करती कि अगर कोई भी व्यक्ति देश के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि अगर क्या आपको लग रहा है उसमें कमियां क्या किसान के हित को प्रभावित करने वाली चीज क्या? जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो हमने बात करी है। दूसरी बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर किसान को नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर झूठ बोला गया है वो ये है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, बड़े से बड़े दिग्गज जो महान अपने आप को समझते हैं कि वो महान शिक्षक हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, वो मुझे बताइए कि भारतीय संविधान में या भारतीय लोकतंत्र में या ऐसा कोई कानून बताइए जिसके अंदर ये कहा गया हो कि किसान अपनी फसल को नहीं बेच सकता। ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। जहां किसान का मन होगा वह अपनी फसल को वहां बेच सकता है। तो ये सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला इन्होंने कि इसको आज़ादी मिल गई। आज़ादी किसान को पहले भी थी। दूसरी बात, जिस दिन बिल को प्रस्तावित किया जाता है उसके अगले ही दिन हमें एक इसका अंश देखने को मिल जाता है। गेहूं के ऊपर, सरसों के ऊपर, अरहर दाल के ऊपर, मूंग दाल के ऊपर जिस तरीके से दाम बढ़ जाते हैं, ये सरासर लोगों की निंदा है। मैं आपको बताता हूँ, दलाल सक्रिय हो गए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं, एक छोटे से उदाहरण के तौर पे, तो आप देखिए जिस तरीके से मेरे हाथ में ये दो पत्थर हैं, अगर आप इनके प्रयासों से समझने का प्रयास करिए, ये दोनों पत्थर सेम समझिए इनको। अगर इस पत्थर को किसान बेच रहा है 10 रुपए में, इस पत्थर को दूसरी ओर अंबानी अडानी जैसे लोग बेच रहे हैं 8 रुपए में। अब किसान मजबूरी में आकर इस पत्थर का दाम 8 रुपए से घटाकर 7 रुपए कर देता है, ताकि लोग अंबानी अडानी के पास न जाकर
किसान के पास आकर किसान की फसल को खरीदें। अब जब किसान ने इस फसल का दाम 7 रुपए कर दिया तो अंबानी अडानी क्या करते हैं कि किसान से 7 रुपए में इस फसल को खरीद लेते हैं और ये दोनों फसल आ जाती हैं अंबानी और अडानी के हाथ में। किसान के हाथ में रहा बाबा जी का ठुल्लू और 7 रुपए की बजाय अब अंबानी अडानी इस फसल को बेचते हैं 20 रुपए में। अब किसान का तो पागल बना दिया आपने। किसान को आपने जब दाम घटाए तो किसान को मजबूरन घटाने पड़ गए। तो यही हाल देश के किसान के ऊपर किया जा रहा है। दूसरी बात, जिसको देश का अन्नदाता कहा जाता है, एक बात मुझे बताइए, इस बिल को प्रस्तावित करने के बाद क्या देश की मौजूदा नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात की गारंटी लेगी कि अगर इस बिल के बाद कोई भी किसान अगर आत्महत्या करता है या फांसी लगाता है तो क्या उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं को माना जाएगा? ये बताइए आप। देश की दलाल मीडिया का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि शर्म आती है इसे इस देश का चौथा स्तंभ कहते हुए। कि आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इसको इस देश का चौथा स्तंभ हरगिज नहीं मानता। वो इसलिए कि अगर ये 1947 में जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, शायद अगर ये उस समय होते तो शायद आज हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता। कल रात जब टेलीविज़न को देखता हूँ तो शर्म आती है कि किसानों के सर फूट गए, किसान जख्मी हो गए और पुलिस उनको कुछ इस प्रकार मारती है कि वो देश के अन्नदाता ना होकर, देश के किसान ना होकर दूसरे देश से आए हुए कोई आतंकवादी, गुंडे, मवाली या बदमाश हों। लेकिन देश की दलाल मीडिया दिखाती है कि ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, चरस कहाँ से आ रहा है, गांजा कहाँ से आ रहा है। अब तक तो सिर्फ हमने पाकिस्तान को आक्रमण करते हुए सुना था, लेकिन दलाल मीडिया के दौरान कल मुझे यह भी पता चल जाता है कि ड्रग्स भी पाकिस्तान से आ रहा है। अगर ड्रग्स पाकिस्तान से आ रहा है तो क्या भारत देश की सरकार मुजरा और डांस कर रही है? क्यों नहीं रोकती? और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब देश की दलाल मीडिया को पता चला तो आखिर कैसे पता चला कि ड्रग्स पाकिस्तान से आ रहा है? तो सबसे पहले चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे देश की तमाम संस्थाएं जो पूछताछ करती हैं, उन्हें किसी व्यक्ति को नहीं उठाना चाहिए, उन्हें मीडिया के सहकर्मी को उठाया ना जाना चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि ड्रग्स पाकिस्तान से आ रहा है? रिया ले रही है, कंगना ले रही है या कौन ले रहा है? अब इसके अंदर एक नया ट्रेंड जारी कर दिया गया है, वो है दीपिका पादुकोण। क्या दीपिका पादुकोण जेएनयू के अंदर आई थी, उनसे इसी बात का बदला लिया जा रहा है? एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर पिछले 6 महीनों का अगर हम रिकॉर्ड और आंकड़े को देखें, पीएमसी बैंक का एक इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, उसके ऊपर दलाल मीडिया सिर्फ एक डिबेट करती है, ठीक है। अगर दूसरी ओर अगर हम देखें मंदी, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर 0 डिबेट। और अगर बात करें कंगना के ऊपर, रिया के ऊपर, तो मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने के अंदर अगर 30 से भी डिवाइड करके देखते हैं तो पिछले 6 महीने में सिर्फ रिया और कंगना देश की जनता को दिखाया गया है। क्या देश की जनता को हिंदू मुस्लिम की आड़ में, क्या इस देश की जनता को ड्रग्स, चरस, गांजे की आड़ में क्या भारत देश का सौदा नहीं किया जा रहा? आप एक बात बताइए कि अगर नाम से पहचानने लगे लोगों की कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, तो ये बड़ी वैसी बात होगी। लेकिन देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम की आड़ में देश का सौदा किया जा रहा है। देश की तमाम संस्थाएं, ये भारत देश के आंकड़े जो मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में आंकड़े अनएम्प्लॉयमेंट के हैं। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े में अगर आपको बताना शुरू करूं तो आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। मोर देन 11 मिलियन पीपल्स आर लॉस्ट द जॉब इन 2018 अंडर द मोदी गवर्नमेंट। मतलब 11 मिलियन लोग 2018 के अंदर अपनी नौकरी को खो चुके हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो हमारे देश के अंदर ग्रेजुएट करे हुए 15% लोग हैं जिन्हों को या तो कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जॉब देने में, उनको रोजगार देने में असमर्थ है या उनको रोजगार छिन चुका है। दूसरी ओर देखें तो जिन्होंने 10वीं से 12वीं कर रखी है वो देश के अंदर 12.4% लोग हैं जिनको रोजगार या व्यवसाय देने में देश की सरकार असमर्थ है। तीसरी ओर अगर देखा जाए तो जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, नो एजुकेशन पीपल हैं, वो 0.56% हैं जिन्हों को देश के अंदर सरकार रोजगार नहीं दे रही है। क्या इतने बड़े आंकड़े अगर हम देखें कि एक और अर्बन सेक्टर की अगर हम बात करें तो अगर आपको बताया जाए कि अर्बन एरियाज़ के अंदर अगर हम बात करें तो आपको 24.1% पीपल वुमेन्स
जो है वो रोजगार खो चुकी हैं। और अगर दूसरी ओर अगर हम बात करें रूरल एरिया की, तो वहां पर 14.9% वुमेन्स जो हैं वो अपने व्यवसाय को खो चुकी हैं। क्या एक इतना बड़ा डाटा जो देश की सरकार जो लोगों को रोजगार देने में असमर्थ है, 45 ईयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट हो चुकी है, लेकिन देश की गवर्नमेंट एंड देश की मीडिया आखिर क्यों चुप है? क्या देश के बिकने का और देश के गुलाम होने का दोबारा इंतजार किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न देश के लोगों के सामने है। सिर्फ देश के लोगों में चंद शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि आपको हिंदू और मुस्लिम के लेवल से अब ऊपर उठ के देखना होगा। आपको देखना होगा अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य और देश का भविष्य।